तो हेलो दोस्तों, हम लोग यूनिट 10 को कवर करने के चरण में हैं। तो इसमें जो टॉपिक है, सबसे पहले गुड गवर्नेंस है। हालांकि गुड गवर्नेंस एक अन्य टॉपिक में यूनिट 4 में कवर कर दिया गया है, तो वो पहला वीडियो होगा। और इस वीडियो में हम लोग सेकंड टॉपिक अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। तो उस वीडियो को आप पहले देखिएगा, वो फर्स्ट लेक्चर होगा। उसे जो प्लेलिस्ट बनेगी यूनिट 10 की, तो उसको सेट कर दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 यूनिट है और उसमें पहला टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। तो उत्तरदायित्व तो होता क्या है? परिणामों की प्राप्ति, ये सकारात्मक दृष्टि है। सरकारी कर्मचारी को गलतियों के लिए जिम्मेदार बनाना, ये नकारात्मक दृष्टि है। तो अकाउंटेबिलिटी के दो अर्थ हो सकते हैं। पॉजिटिव सेंस में हम कह सकते हैं कि हम जब परिणामों की प्राप्ति करते हैं, जब कोई गोल सेट किया जाता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर द्वारा या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और जब वो अपने परिणामों को प्राप्त कर लेता है, तो ये एक सकारात्मक दृष्टि है। लेकिन जब हम किसी भी कर्मचारी को, जब वो कोई परिणाम प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे जिम्मेदार ठहराते हैं, तो ये नकारात्मक दृष्टि है। उत्तरदायित्व का उद्देश्य क्या है? गलत और मनमाने प्रशासकीय कार्यकलापों पर नकेल कसना, ताकि प्रशासन को प्रभावशाली बनाया जा सके। सबसे पहले हम लोग नियंत्रण, कंट्रोल को पढ़ेंगे। तो प्रशासन पर नियंत्रण माने प्रशासन पर कड़ी नजर रखना। जब हमने लॉक को पढ़ा था, तो हमने देखा था कि लॉक ने लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की थी, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की थी, रूल ऑफ लॉ की बात की थी। तो ये बेसिकली वही रूल ऑफ लॉ का एक प्रकटीकरण है, एक मैनिफेस्टेशन है रूल ऑफ लॉ का, जहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, उन पर कंट्रोल रखने की बात की जाती है, उन पर कड़ी नजर रखा जाता है, जिससे लोक सेवकों को विभिन्न अभिकरणों के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके। उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि लोक सेवक कानूनों, औपचारिक नियमों, विनियमों, स्थापित प्रक्रियाओं, परंपराओं के अनुसार अपनी शक्तियों एवं स्वविवेक का प्रयोग करें। तो ऐसा नहीं है कि मनमाने ढंग से वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करें, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करें, बल्कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको फॉलो करें और उसके हिसाब से काम करें। एल डी वाइट के अनुसार लोकतांत्रिक समाज में सत्ता को नियंत्रण की आवश्यकता होती है, और शक्ति जितनी अधिक होती है, नियंत्रण की आवश्यकता भी उतनी ही अधिक होती है। दृष्टिगत उद्देश्यों के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करना तथा सत्ता को पंगु बनाए बिना पर्याप्त नियंत्रण रख पाना लोकप्रिय सरकारों के लिए चिर यक्ष प्रश्न और दुविधा रही। लॉर्ड एक्टन के अनुसार सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता या पूर्ण शक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट करती है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब नियंत्रण के प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहले है संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण। दूसरा है नियंत्रण एवं संतुलन का संस्थानिक तंत्र। तीसरा है न्यायिक नियंत्रण। चौथा है विधायी और कार्यपालिका नियंत्रण। नेक्स्ट है फिर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार। फिर है नागरिक नियंत्रण, और लास्ट में है प्रशासकीय एवं बजटीय नियंत्रण। तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस। तो चेक्स एंड, भारत में जो सेपरेशन ऑफ पावर है, वो न केवल मॉन्टेस्क्यू के सेपरेशन ऑफ पावर भी काफी है। हमने जब सेपरेशन ऑफ पावर को पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ चेक्स एंड बैलेंसेस भी होना चाहिए, यानी कि जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर को बैलेंस कर सके, और लेजिस्लेचर है जुडिशरी को, और इसी प्रकार जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है एग्जीक्यूटिव को कर सकें और एग्जीक्यूटिव दोनों को कर सके। यही होता है चेक्स एंड बैलेंसेस का संदर्भ। तो न केवल सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है, बल्कि चेक्स एंड बैलेंसेस भी जरूरी हैं। सरकार के 3 अंग हैं, एक तो लेजिस्लेचर है, दूसरी है एग्जीक्यूटिव, और तीसरी है जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? कानूनों को लागू करना। और न्यायपालिका का काम क्या होता है? कानून की सर्वोच्चता को बहाल करना, यानी रूल ऑफ लॉ को बेसिकली अपहोल्ड करना। ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि उपरोक्त तीनों संस्थाएं आपस में तालमेल बना कर काम कर सकें। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हम करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता है, दोनों चीज़ें ओवरलैपिंग हो जाती हैं। हालांकि जो स्ट्रिक्ट सेपरेशन है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हम पाते हैं। यहाँ पर न्यायपालिका तंत्र होती है। फिर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर, तो हमने ये देखा था कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है मॉन्टेस्क्यू का देन है। तो यह सिद्धांत सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति विभाजन पर आधारित है। इसके अनुसार व्यवस्थापिका विधि निर्माण का कार्य करे,
कार्यपालिका विधि को लागू करने का कार्य करे तथा न्यायपालिका विधि के अनुसार निर्णय करने का कार्य करे। जहां इन तीनों शक्तियों का केंद्रीकरण होगा वहां नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती है। इसके अनुसार सरकार का प्रत्येक अंग अपने अपने कार्य क्षेत्र तक सीमित रहे तथा एक अंग दूसरे अंग से स्वतंत्र होकर कार्य करे। शक्ति पृथक्करण का सर्वप्रथम उपयोग अरस्तू ने किया था, लेकिन विधिवत इसका उपयोग किसने किया था? मोंटेस्क्यू ने अपनी जो पुस्तक थी उनकी द स्पिरिट ऑफ लॉस, जो 1748 में उन्होंने लिखा था, उन्होंने इसका व्यवस्थित एक प्रकार से प्रतिपादन किया, लेकिन सबसे पहले इसका प्रयोग अरस्तू ने किया था। शक्ति पृथक्करण का नवीन रूप तो नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। तो शक्ति पृथक्करण अब आगे चल के क्या बन जाता है? चेक्स एंड बैलेंसेस बन जाता है। तो तीनों अंगों को एक दूसरे से पूर्णतः अलग एवं स्वतंत्र कर दिया जाए तो तीनों अंग निरंकुश रूप धारण कर लेंगे और उसमें परस्पर तनाव भी रहेगा। तो अगर सभी को ऑटोनॉमी दे दी गई तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को तो क्या होगा? तीनों निरंकुश हो जाएंगे, आर्बिट्रेटरी हो जाएंगे, एक दूसरे की बात ही नहीं मानेंगे या किसी की बात नहीं मानेंगे। तो जरूरी है कि एक दूसरे को तीनों बैलेंस करते नजर आए। तो अतः शक्ति पृथक्करण से होने वाली हानियों को रोकने के लिए इसे नियंत्रण एवं संतुलन चेक्स एंड बैलेंसेस के सिद्धांत के साथ जोड़कर इसे व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया गया, जिसके अंतर्गत शासन के प्रत्येक अंग को एक दूसरे पर इस प्रकार निर्भर कर दिया जिससे कोई भी अंग मनमानी नहीं कर सके। वे अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र रहते हुए भी परस्पर नियंत्रण स्थापित रख सकें एवं सख्त संतुलन को बनाए रख सकें। विधायिका का नियंत्रण न्यायपालिका के संदर्भ में तो न्यायाधीशों पर महाभियोग द्वारा संसद उन्हें हटा सकती है। कार्यपालिका के संदर्भ में तो विधायिका निर्धारित प्रक्रिया के तहत एक अविश्वास मत पारित कर सरकार को भंग कर सकती है। प्रश्नकाल एवं शून्यकाल के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों का आकलन किया जाता है। विधायिका को राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का भी अधिकार है और अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा। कार्यपालिका का नियंत्रण तो न्यायपालिका के संदर्भ में कार्यपालिका क्या कर सकती है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों को महाभियोग के पद से हटाना भी राष्ट्रपति अंतिम स्वीकृति देता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भी दी गई। विधायिका के संदर्भ में तो प्रत्यायोजित कानूनों के तहत प्राप्त शक्तियों से राष्ट्रपति का कानून बनाना, राष्ट्रपति द्वारा विधायिका को भंग करना। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है इसमें। अनुच्छेद 75(1) में मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहना और अनुच्छेद 123 द्वारा अध्यादेश जारी करता है कौन? राष्ट्रपति। न्यायपालिका का नियंत्रण कार्यपालिका के समक्ष में तो जुडिशियल जो रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वो एक प्रकार से न्यायिक समीक्षा जुडिशरी किसी भी निर्णय का कर सकती है। विधायिका के संदर्भ में तो अनुच्छेद 32 है जहां पर फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए न केवल सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट 226 के तहत इंटरवीन कर सकती है। जनहित याचिका PIL ये महत्वपूर्ण उपकरण अब साबित हो चुका है, जिसके माध्यम से जो कंप्लीट जस्टिस है उसको इंश्योर करने के लिए जुडिशरी आगे अपने कार्य क्षेत्र से आगे जाकर भी निर्णय ले सकती है। संविधान की आधारभूत संरचना के तहत संविधान संशोधन अधिनियम को सीमित करना। तो अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो कि 1973 में केशवानंद भारती केस के माध्यम से आया था, उसके द्वारा भी अब एक प्रकार से जुडिशरी ने लेजिस्लेचर पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं। नियंत्रण एवं संतुलन की कमजोर प्रणाली के कारण तो चेक्स एंड बैलेंसेस कमजोर क्यों हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो पहला तो कमजोर विपक्ष है, विपक्ष अपनी सही भूमिका नहीं निभा पा रहा है। कमजोर विधायी समीक्षा, फिर न्यायपालिका का हस्तक्षेप। तो न्यायपालिका भी अब बहुत ज्यादा जो एग्जीक्यूटिव है या जो लेजिस्लेचर है उसके कार्यों में हस्तक्षेप करती हुई दिखाई देती है। न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म, तो जुडिशियल एक्टिविज्म आगे चल के जुडिशियल ओवररीच का काम ले लेता है। तो जुडिशरी ही बहुत सारे जो अपना उसका काम क्या है निर्णय देना, लेकिन वो कानून बनाना स्टार्ट कर देती है जो कि गलत है। न्यायपालिका का अतिक्रमण कार्यपालिका का अतिक्रमण कहीं ना कहीं जुडिशरी करने लगी। मनुष्य है कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। प्रतिनिधि सरकार का सर्वोच्च अंग विधायिका या संसद होती है। कार्य क्या है? जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित करना तथा उसका संरक्षण करना है। यह प्रशासन को उत्तरदायी और दायित्वपूर्ण बनाने के लिए उस पर नियंत्रण रखती है। प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की प्रणाली भारत और ग्रेट ब्रिटेन जैसी संसदीय सरकारों में उन सरकारों से भिन्न होती है जिसमें राष्ट्रपति प्रणाली होती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका में जब हम लोगों ने अमेरिका का संविधान पढ़ा था या एक प्रकार से कंपेरेटिव जो पॉलिटिक्स उसमें पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि इस प्रकार भारत में लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, उस तरह कहीं ना कहीं अमेरिका में नहीं है। दोनों जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है स्ट्रिक्ट सेपरेशन है और ना तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के काम में कोई दखलंदाजी करती है इन द सेंस कि दोनों का एक दूसरे पर कोई
नियंत्रण नहीं रहता है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पर हमने देखा है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ओवरलैपिंग हो जाते हैं, इन द सेंस कि लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव आते हैं, तो दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है, तो ओवरलैपिंग हो जाती है। ऐसे में संभव है कि बहुमत की शक्ति पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करे। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल की तानाशाही में बदल सकता है, जिसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा। इस मनमाने कार्य को रोकने के लिए विधायी नियंत्रण के उपाय किए जाते हैं। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण लोकतांत्रिक आस्था से जुड़ा विषय है। संसद अपना नियंत्रण कार्यपालिका पर निम्न उपायों से लागू करती है। पहला, प्रश्नों, बहसों, प्रतिवेदनों एवं प्रस्तावों द्वारा सरकारी नीतियों एवं कार्यों पर नियंत्रण। दूसरा है बजट एवं लेखा परीक्षा द्वारा वित्तीय नियंत्रण। और तीसरा है समितियों के माध्यम से वित्तीय, प्रशासनिक एवं विधायी नियंत्रण। संसदीय नियंत्रण के सामान्य साधन या तकनीक। पहला है राष्ट्रपति का अभिभाषण, एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, आर्टिकल 87 के अंतर्गत। फिर क्वेश्चन आवर या इंटरपेलेशन यानी संसदीय प्रश्न। फिर आधा घंटे की बहस, हाफ एन आवर जो डिस्कशन होता है, शून्यकाल भी होता है इसमें, और लॉ मेकिंग भी होती है। ये भी एक प्रकार से संसदीय नियंत्रण, संसदीय कंट्रोल या पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंग या कंपोनेंट कहे जा सकते हैं। इसके साथ साथ शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन जो कि 2 घंटे की बहस होती है वो भी होती है। फिर कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये भी एक तकनीकी है। इसके साथ साथ अटेंडेंस मोशन, ये भी एक तकनीकी है। और 9वां है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये भी एक तकनीकी है पार्लियामेंट्री कंट्रोल की। राष्ट्रपति का अभिभाषण, एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 87 में आता है। तो संसद का प्रत्येक नया सत्र दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के अभिभाषण से प्रारंभ होती है। इसमें सत्तारूढ़ दल की नीतियों, मान्यताओं, कार्यक्रमों, सफलताओं एवं अन्य क्रियाकलापों का वर्णन होता है। इस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद करने के लिए सामान्यतः 4 दिन तक विपक्षी दलों के सदस्य सरकार के कार्यकारण एवं नीतियों की आलोचना करने और सामाजिक समस्याओं को उजागर करने में पर्याप्त रुचि दर्शाते हैं। लॉ मेकिंग, तो संसद कानूनों के ढांचे का निर्माण करती है और मूल ढांचे के अंतर्गत विस्तृत नियमों एवं विनियमों को तैयार करने का अधिकार कार्यपालिका को सौंप देती है। इसको प्रदत्त विधि निर्माण, कार्यकारी विधि निर्माण, अधीनस्थ विधि निर्माण कहा जाता है। ऐसे नियमों एवं विनियमों को परीक्षा के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आवर या इंटरपेलेशन, यानी कि प्रश्नकाल या संसदीय प्रश्न। तो संसदीय नियंत्रण का सबसे प्रभावी एवं लोकप्रिय माध्यम है ये। सत्रकाल के प्रत्येक दिन का प्रथम 1 घंटा प्रश्नकाल के निश्चित होता है। औसतन 30 प्रश्न प्रतिदिन पूछे जाते हैं। सांसद प्रश्न पूछते हैं और आमतौर पर मंत्रीगण इसका उत्तर देते हैं। प्रश्न सरकारी कर्मचारियों को चौकन्ना एवं गतिशील रखते हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री एटली के अनुसार प्रश्नकाल वास्तविक जनतंत्र का एक सर्वोच्च उदाहरण है। संसदीय प्रश्न मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टार्ड क्वेश्चन, दूसरे अनस्टार्ड क्वेश्चन। तो स्टार्ड क्वेश्चन तारे के चिन्ह से चिन्हित होते हैं और अनस्टार्ड क्वेश्चन में तारे के चिन्ह नहीं होते हैं। जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उनका उत्तर मौखिक यानी वर्बल या ओरल होता है, जबकि जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उनको रिटन में दिया जाता है। फिर जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जबकि जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। भारत के वर्ष 1892 में प्रथम बार विधायिका में प्रश्न पूछने तथा वर्ष 1909 में पूरक प्रश्न की शुरुआत हुई थी। 0 आवर, तो शून्यकाल का उल्लेख कार्यविधि नियमों में नहीं मिलता है। तो 0 आवर का जो उल्लेख है ये संसदीय नियमों में या कार्यविधि में नहीं मिलता है। वर्ष 1982 से संसदीय कार्यविधि में यह भारतीय नवप्रवर्तन है, यानी ये भारत का इनोवेशन है। 1982 से प्रारंभ हुआ है। वर्तमान संविधान में इसका कोई प्रश्न या इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। शून्यकाल प्रश्नकाल तत्काल बाद शुरू होता है। शून्यकाल प्रश्नकाल के यानी क्वेश्चन आवर से तत्काल बाद प्रारंभ। फिर प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच के काल में शून्यकाल, तो प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच के काल को शून्यकाल कहते हैं। यह सांसदों को उपलब्ध एक औपचारिक युक्ति है जिससे वे अति आवश्यक, अविलंबनीय महत्व के समसामयिक विषयों पर बिना पूर्व सूचना के मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। शून्यकाल 1/2 से मतलब आधे से 2 घंटे के बीच हो सकता है। हाफ एन आवर डिस्कशन, आधे घंटे की बहस, यह सार्वजनिक महत्व के उस मामले पर बहस शुरू करने के लिए है जिस पर पहले ही
काफ़ी बहस हो चुकी है और इसके उत्तर एवं तथ्यों के आधार पर स्पष्टीकरण की जरूरत है। इसके लिए कोई विधिवत प्रस्ताव नहीं लाया जाता, ना ही कोई मतदान होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, 2 घंटे की बहस अथवा अल्पकालिक बहस। तो वर्ष 1953 से चली आ रही इस बहस को सांसद तत्कालीन सार्वजनिक महत्व के किसी मामले को उठाने के लिए उठा सकता है। इसके लिए ना तो कोई औपचारिक प्रस्ताव लाया जाता है, ना ही मतदान होता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन, तो वर्ष 1954 से अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर मंत्री का ध्यान खींचने के लिए इस प्रस्ताव को संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तावित कर सकता है। इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री से आधिकारिक जवाब तलब करना होता है। एडजर्नमेंट मोशन, काम रोको या स्थगन प्रस्ताव, तो सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसे प्रस्ताव किए जाते हैं। इसको स्वीकार कराने के लिए सदन के 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। चूंकि यह सदन के सामान्य काम में बाधा डालता है, अतः इसको असाधारण उपाय कहा जाता है। इसमें सरकार की निंदा का तत्व होने के कारण इसके प्रयोग की अनुमति राज्यसभा को नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, तो जब सरकार की कोई नीति पूर्णतः या आंशिक दोषपूर्ण तथा आपत्तिजनक हो तो विपक्षी दल द्वारा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान भी होता है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर लोकसभा मंत्रिपरिषद को सत्ता से हटा सकती है। तो नेक्स्ट दोस्तों, संसदीय नियंत्रण की बजट एवं वित्तीय तकनीकी साधन। तो पहला है बजटरी सिस्टम यानी बजट प्रणाली। सबसे महत्वपूर्ण साधन है, राजस्व एवं खर्चों पर नियंत्रण के माध्यम से इसको यूज किया जाता है। फिर है लेखा परीक्षण पद्धति, ऑडिट सिस्टम। लेखा परीक्षा CAG द्वारा वार्षिक लेखा रिपोर्ट द्वारा इसको किया जाता है। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति द्वारा CAG की वार्षिक लेखा परीक्षा की जांच करना इसमें शामिल है। संसदीय नियंत्रण के लिए समिति तकनीकी या साधन या अनियमितताओं की खोज के लिए आकलन समिति है, विभागीय स्थायी समिति होती हैं, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं। फिर सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है, वित्तीय समितियां होती हैं, अधीनस्थ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटीज होती हैं और सरकारी आश्वासन पर समितियां भी होती हैं। लिमिटेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव कंट्रोल, व्यवस्थापिका नियंत्रण की सीमाएं क्या। पहला है संसदीय शासन में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से किया जाना। तो संसदीय जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेचर से बनती है। ये एक शॉर्ट कमिंग है व्यवस्थापिका की। फिर व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा लाभ प्राप्ति हेतु सरकार का समर्थन, अविश्वास प्रस्ताव के कारण पुनः निर्वाचन का भय, संसद के पास पर्याप्त समय का अभाव, कठोर दलीय नियंत्रण और दक्ष कर्मचारियों का अभाव। फिर बजटरी कंट्रोल, बजट के माध्यम से नियंत्रण। तो बजट क्या होता है इसको देखते हैं। तो रेमो स्टोहम के अनुसार बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृति योजना होती है। तो बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व एवं व्यय की प्रारंभिक स्वीकृत योजना होती है। बजट एक निश्चित समयावधि के लिए सामान्यतः 1 वर्ष के लिए आय व्यय का पूर्वानुमान होता है। यह सरकार द्वारा आने वाले वर्ष के लिए निश्चित निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु तैयार की गई विस्तृत कार्य योजना है। वित्तीय प्रशासन बजट के माध्यम से ही कार्य करता है। बजट राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण उपकरण होता है। फ्रेंच भाषा का शब्द बोझते, सामान्य अर्थ इसका क्या है, चमड़े का थैला। तो सर्वप्रथम इंग्लैंड के संसद में वर्ष 1733 में यह शब्द का प्रयोग किया गया था या यह शब्द बोला गया था। भारत में आधुनिक बजट प्रणाली की शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। इस समय गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद के वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत किया था। वर्ष 1860 से ही भारत में अप्रैल से मार्च का बजट वर्ष या वित्तीय वर्ष की प्रणाली शुरू हुई है। स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. शनमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारत में एक वर्थ समिति जो कि 1921 में आई थी की रिपोर्ट पर 1924 से रेल बजट का आम बजट से पृथक्करण कर दिया गया।
2016 में नीति आयोग के सदस्य विवेक देवराय की अध्यक्षता में गठित समिति ने पुनः दोनों बजटों को मिलाने की सिफारिश की थी। वर्ष 2017-18 में से पूर्व आम बजट वित्त मंत्री द्वारा और रेल बजट रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन वर्तमान में रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया गया है। तो अब दोनों रेल बजट या वित्त बजट अलग अलग नहीं आते हैं, दोनों को एक ही तरह से प्रस्तुत किया जाता है। या जो वित्त बजट है या जो जनरल बजट होता है उसी में रेल बजट भी प्रस्तुत कर दिया जाता है। भारत में बजट सरकार की प्राप्तियों एवं भुगतानों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कंसोलिडेटेड फंड, इसका उल्लेख अनुच्छेद 266(1) में किया गया है। प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व ऋण व उधारों के प्रति संदाय रिपेमेंट से प्राप्त धनराशियां होती हैं और इसको जो संसद है एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक के द्वारा संसद की अनुमति से इसे एक प्रकार से निकाला जा सकता है। और इसमें 2 प्रकार के व्यय होते हैं, एक साधारण व्यय, एक भारित व्यय। तो भारित व्यय, साधारण व्यय जो होते हैं उसमें वोटिंग होती है, लेकिन जो भारित व्यय होते हैं, फॉर एग्जांपल जो सुप्रीम कोर्ट हो गए या हाई कोर्ट के जजेस हो गए, तो उनकी जो सैलरी वगैरह का चीज़ें होती हैं या पेंशन वगैरह की चीज़ें होती हैं, उन पर कोई एक प्रकार से वोटिंग नहीं होती है, उन्हें बिना वोटिंग के ही पास कर दिया जाता है। फिर जो पब्लिक अकाउंट है बेसिकली पब्लिक अकाउंट है, सार्वजनिक निधि है ये, या आकस्मिक निधि नहीं है, ये सार्वजनिक निधि है, ये सार्वजनिक खाता है बेसिकली। तो इसको 266(2) में इसका वर्णन किया गया है। सरकार द्वारा प्राप्त आय सभी लोक धनराशियाँ, सरकार द्वारा प्राप्त ऑल अदर पेमेंट्स जो मिलती हैं, ऐसी पेमेंट जो कंसोलिडेटेड फंड में नहीं मेंशन है, उनका उल्लेख कहाँ किया गया है? पब्लिक अकाउंट में, जो कि 266(2) में इसका वर्णन है अनुच्छेद। उसका उदाहरण है लघु बचत जमाएं भविष्य निधि। सरकार केवल संरक्षण कस्टोडियन का काम करती है, धन निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती है और कार्यपालिका के अधीन रहता है। फिर कंटिजेंसी फंड यानी कि आकस्मिकता निधि, इसका उल्लेख अनुच्छेद 267 में किया गया है। अग्रदाय प्रकृति की होती है, इम्प्रेस्ड नेचर की होती है निधि। व्यय के लिए संसद की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, व्यय को बाद में संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक है और ये राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्र के अधीन होती है, राष्ट्रीय अधीन में होती है ये। फिर संविधान बजट का उल्लेख अनुच्छेद 212 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में किया गया। बजट निर्माण के अभिकरण या एजेंसियां, तो पहले तो है वित्त मंत्रालय। बजट बनाने के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होता है ये। बजट निर्माण कार्य वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक कार्य विभाग का बजट संभाग संभालता है। तो बजट निर्माण कार्य वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक कार्य विभाग का बजट संभाग संभालता है। प्रशासनिक मंत्रालय प्रशासनिक आवश्यकताओं के संचालन हेतु आवश्यक धन का अनुमान लगाना। नीति आयोग बजट में योजनाओं की प्राथमिकताओं को शामिल कराने का कार्य करता है। और CAG तो बजट अनुमानों के निर्माण के लिए आवश्यक लेखा विधि कौशल उपलब्ध कराता है। कौन? CAG। अब इनेक्टमेंट ऑफ बजट अधिनियम, तो बजट अधिनियम अर्थात संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अभिपुष्ट बजट की स्वीकृति। इससे सरकारी प्राप्तियों और खर्चों को वैधानिकता मिल जाती है। बजट अधिनियम के बिना सरकार ना तो धन एकत्रित कर सकती है और ना ही खर्च कर सकती है। बजट अधिनियम के संबंध में संविधान में निम्नलिखित प्रबंध है। पहला अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में क्या दिया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राष्ट्रपति उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों के विवरण को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएगा। अनुच्छेद 113। तो अनुदान के लिए कोई मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 114 में क्या दिया गया है कि भारत के संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जा सकता है सिवाय जो कि विनियोजन कानून के अंतर्गत आता है। यानी बेसिकली इसमें एप्रोप्रिएशन बिल की चर्चा की गई है, विनियोग आयोग जो बिल है उसकी चर्चा इसमें की गई। अनुच्छेद 117। कर लगाने वाला कोई भी वित्तीय विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं रखा जाएगा और ऐसे विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 265 में क्या दिया गया है? कानून के प्राधिकार के बिना ना कोई कर लगाया जाएगा और ना ही एकत्रित किया जाएगा। संसद किसी कर को कम कर सकती है, खत्म कर सकती है, लेकिन बढ़ा नहीं सकती है। वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में संसद के दोनों सदनों की सापेक्ष भूमिका।
तो कराधान संबंधी धन विधेयक, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में रखा जाता है। अनुदानों की मांग पर मतदान केवल लोकसभा का विशेषाधिकार है। धन विधेयक या वित्त विधेयक तो राज्यसभा लोकसभा को 14 दिन के भीतर वापस दे देगी। सिफारिशें मानना न मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। संसद के बजट 5 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। पहला, बजट का सबसे पहले प्रस्तुतिकरण होता है, फिर उसमें आम बहस होती है। आम बहस के बाद अनुदानों की मांगों पर मतदान होता है। फिर इसके बाद विनियोग विधेयक को पारित किया जाता है, यानी एप्रोप्रिएशन बिल को पारित किया जाता है, और लास्ट में वित्त विधेयक को पारित कर दिया जाता है। नोट, कर संग्रह अधिनियम 1931 के अनुसार वित्तीय विधेयक को 75 दिन के भीतर अधिनियमित अर्थात संसद में पारित और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हो जाना चाहिए। बजट के प्रकार, तो बजट के प्रकार कौन कौन से हैं? तो मध्य क्रम बजट निर्माण यानी लाइन आइटम बजटिंग। दूसरा है परफॉर्मेंस बजटिंग यानी निष्पादन बजटिंग। नेक्स्ट है प्रोग्राम बजटिंग यानी कार्यक्रम बजटिंग। फिर है शून्य आधारित बजटिंग यानी जीरो बेस बजटिंग। इसको पढ़ेंगे, क्या क्या है ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, इसको आप जान लीजिए कि इतने प्रकार के बजट हो सकते हैं। फिर आउटकम बजटिंग होती है, एक परिणामोन्मुखी बजट होता है। फिर लैंगिक बजट जेंडर बजटिंग होती है। तो लाइन आइटम बजटिंग क्या है? परंपरागत या रूढ़िगत बजट निर्माण की इस प्रणाली का विकास 18वीं व 19वीं शताब्दी में हुआ। इसके खर्चों के उद्देश्य को सामने लाए बिना उसकी मदों पर जोर दिया जाता है। तो इसके खर्चों के उद्देश्य को सामने लाए बिना इसकी मदों पर जोर दिया जाता है और बजट की कल्पना वित्तीय अर्थ में की जाती है, अर्थात बजट को मद क्रम वर्गीकरण के अर्थ में प्रस्तुत किया जाता है। फिर यह प्रणाली सार्वजनिक व्ययों पर अधिकतम नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य धन की जवाबदेही, खर्चों की वैधानिकता एवं नियमितता को सुनिश्चित करना होता है। इसे वर्धनशील बजटिंग या इंक्रीमेंटल बजटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें धन का आवंटन वर्तमान आधार की पहचान करने के बाद वर्धनशील आधार पर किया जाता है। परिणाम वस्तुनिष्ठ बजट के रूप में सामने आता है। निष्पादन बजटिंग यानी परफॉर्मेंस बजटिंग, तो इसका जो जन्म हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है, यूएसए में हुआ है। पहले इसे क्रियाशील या कार्यकलाप बजटिंग कहा जाता था। निष्पादन बजट शब्द को प्रथम बार हूवर आयोग ने 1949 में गढ़ा था। मध्यक्रम बजटिंग के विपरीत निष्पादन बजटिंग खर्चे के बजाय खर्चे के उद्देश्य यानी प्रबंध पर जोर देती है। भारत में निष्पादन परफॉर्मेंस बजटिंग है की सिफारिश सर्वप्रथम संसदीय आकलन समिति ने 1956 में की थी। भारत में प्रथम सुधार आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1967 में इसे लागू कर दिया गया था, यानी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के जो सिफारिश थी उसके माध्यम से इसे 1968 में लागू भी कर दिया गया था। फिर बजट निष्पादन वित्त मंत्रालय के नियंत्रण एवं निर्देश में विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों विभागों द्वारा किया जाता है। प्रोग्राम बजटिंग क्या होती है? तो इसका जो जन्म है कार्यक्रम बजटिंग या नियोजन बजटिंग, इसका जन्म यूएसए में हुआ था। 1965 में राष्ट्रपति जॉनसन द्वारा इसे लागू किया गया और इसे 1971 में समाप्त भी कर दिया गया। उद्देश्य क्या है? अनेक उपलब्ध कार्यक्रमों में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना, तब बजट में धन का आवंटन करते समय आर्थिक अर्थों में सर्वश्रेष्ठ को चुनना। जीरो बेस बजटिंग क्या है? तो इसका भी जन्म कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था जीरो बेस बजटिंग का। वर्ष 1978 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इसको लागू किया था। भारत में सबसे पहले वर्ष 1983 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में इसको लागू किया गया। वर्ष 1986 से अन्य मंत्रालयों में लागू किया गया। अर्थ क्या है? सभी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना। तो अनुसरण करने के बजाय शुरू से अर्थात शून्य से पुनः परीक्षण करना इसके अंतर्गत आता है। आगामी वर्ष के बजट निर्माण की प्रक्रिया शून्य से शुरू होनी चाहिए, न कि मौजूदा बजट को आधार मानकर। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए एक है ना अमाउंट तय किया जाता है। मान लो कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको 5 करोड़ रुपए मोटा मोटा दिया गया, ठीक है ना। तो 500 करोड़ केवल एक वर्ष के लिए मिलता है। पहले क्या होता था कि जैसे मान लो 500 करोड़ में आपने 250 करोड़ खर्च कर दिया, 250 करोड़ बच गया, तो 250 करोड़ वो लैप्स नहीं होता था। पहले 1986 तक वो लैप्स नहीं होता था, अगले वर्ष के रेवेन्यू में उसे या अगले वर्ष में उसे ऐड कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि अगर आपने 250 करोड़ रुपए खर्चा नहीं कर पाया कतिपय कारणों से, तो वो लैप्स हो जाएगा। और अब जब आगे बजट की प्लानिंग होगी तो जीरो से शुरू होगी, इन द सेंस कि आपके पास 0 रुपया है और आप फिर मांगे करेंगे।
तो अब आप जो 250 रुपए है वो एक प्रकार से लिवरेज नहीं रहेगा आपके पास खर्चा करने का। तो इससे क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं लास्ट में शुरू में तो वो खर्चा नहीं करते हैं, लास्ट में उन्हें लगता है कि पैसा तो हमारा चला जाएगा, तो फिर मार्च रस इसी को कहते हैं, जब लास्ट में आधाधुंध पैसा खर्चा किया जाता है ताकि जो स्टिपुलेटेड हमको पैसा दिया गया था, मान एग्जाम्पल 500 करोड़, तो 250 करोड़ बचा है तो उसको किसी तरह से खर्च कर दो कहीं ना कहीं। तो ये होती है मार्च रस इसी को कहा जाता है, इसी से निकल कर आता है। जीरो बेस बजटिंग का ही परिणाम है मार्च रस। परिणामों ने मुख्य बजट यानी आउटकम बजट तो वर्ष यानी 25 अगस्त 2005 में सर्वप्रथम भारतीय संसद में इसको प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2007-8 से परिणाम बजट और कार्य निष्पादन बजट का विलय करके संयुक्त दस्तावेज परिणाम बजट के रूप में पेश किया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? आम बजट में आवंटित धनराशि का विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों ने क्या और कैसे उपयोग किया है इसका पूर्ण विवरण देना। तो आउटकम यानी आपने जो पैसा दिया गया था उसको कहाँ इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट किया तो उसका परिणाम क्या हुआ, इस सब चीजों पर यहाँ पर इस बजट के माध्यम से चर्चा की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह मंत्रालयों विभागों के कार्य प्रदर्शन का मापन करता है। क्रियान्वयन अभिकरण एजेंसी के लिए रिपोर्ट कार्ड का कार्य करता है। रुकावट पैदा करने के स्थान पर निर्धारित धनराशि को सही समय, सही मात्रा और सही गुणवत्ता में पहुंचाना सुनिश्चित करता है। जेंडर बजटिंग तो वर्ष 1995 में जो चौथा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन समिट हुआ था बीजिंग चाइना में जेंडर बजट प्रस्तावों को लागू करने पर सहमति बनी, और वर्ष 2005-06 में भारत में केंद्र सरकार द्वारा बजट में इसको स्थान दिया गया। उद्देश्य क्या है? महिलाओं के विकास, कल्याण एवं सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष बजट में एक निर्धारित राशि को इसमें रखा जाता है। मतलब बेसिकली फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि पूरा बजट है, तो बजट है तो कुछ जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है उसको भी दिया जाता है ना पैसा। तो जो भी पैसा बजट में महिलाओं के लिए रखा जाता है उसे ही जेंडर बजटिंग का नाम दे दिया जाता है। बेसिकली बात यही है कि आप बजट में कुछ अमाउंट स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए रखें। सनसेट लेजिस्लेशन क्या है? तो अवांछित, पुराने, बेकार एवं अनुपयोगी कार्यक्रमों को समाप्त करने के लिए नीति समीक्षा को औपचारिक प्रक्रिया के रूप में बजट निर्माण के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे सूर्यास्त विधायन कहा जाता है। इससे सरकारी खर्चों में मितव्ययिता एवं समयावधि सुनिश्चित होती है। साथ ही यह सरकारी गतिविधियों में अनावश्यक फैलाव को रोकता है। तो नेक्स्ट है संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण, कंट्रोल थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटी। तो संसदीय समितियां ब्रिटिश संसद की ऐतिहासिक विशेषता रही है। यह प्रणाली 16वीं शताब्दी से लागू है। भारत में संसदीय जांच के इतिहास का विकास मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार से माना जाता है। ब्रिटिश भारत की संसद केंद्रीय विधानसभा ने 3 समितियां गठित की थी। विधायकों से संबंधित याचिकाओं पर समिति, स्थायी आदेशों के संशोधन पर चयन समिति और विधायकों पर चयन समिति। स्वतंत्र भारत की संसद ने विधायकों के साथ साथ शासन के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए महत्वपूर्ण समितियों के एक विशाल तंत्र की स्थापना की, जो सदन के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संसदीय समितियों की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन इनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट उन परामर्शों का एक सार्वजनिक अभिलेख रिकॉर्ड तैयार करती हैं जो सरकार पर दबाव डालती हैं कि वह चर्चा योग्य प्रावधानों के संदर्भ में अपने रुख पर पुनर्विचार करे। ये समितियां अनुदान की मांगों का अध्ययन, विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों की जांच, भ्रष्टाचार मामलों की पड़ताल आदि करती हैं। फिर संसदीय समितियां लोक लुभावन मांगों को लेकर बाध्य नहीं होती हैं। समितियों के सदस्य पार्टी व्हिप द्वारा बाध्य नहीं होते हैं। ये समितियां एक लोक संसद के रूप में कार्य करती हैं क्योंकि इनके सदस्य अलग अलग दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद होते हैं। इनका चयन एकल हस्तांतरणी मत प्रणाली के माध्यम से साधारणतया संसद में उनकी संख्या के अनुपात में होता है। भारत के संविधान में संसदीय समितियों के बारे में विशेष रूप से उपबंध नहीं किया गया है, न ही संरचना व कार्य का वर्णन किया गया है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत दोनों सदनों द्वारा निर्मित नियमों की धाराओं के अनुसार इसको अधिनियमित किया जाता है। अनुच्छेद 105 के अनुसार सांसदों एवं सदन को प्राप्त होने वाले विशेषाधिकार संसदीय समितियों को भी प्राप्त होंगे। नियमों के अधीन ऐसी प्रत्येक समिति केवल इसी कारण संसदीय समिति नहीं होती है कि वह संसद के सदस्यों से बनी है, बल्कि संसदीय समिति वह है जो सदन द्वारा
नियुक्त या निर्वाचित की जाए या अध्ययन सभापति अध्यक्ष या सभापति द्वारा मनोनीत की जाए। दूसरा, अध्यक्ष या सभापति के निर्देशाधीन कार्य करती है। अपना प्रतिवेदन सदन को या अध्यक्ष सभापति को पेश करती है। लोकसभा राज्यसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी द्वारा सेवित हो। वर्ष 1989 में लोकसभा की नियमन समिति ने 3 विभागीय समितियों की स्थापना का प्रावधान किया। पहला है कृषि समिति, दूसरा है पर्यावरण एवं वन समिति, तीसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। 8 अप्रैल 1993 को इनकी संख्या 17 थी। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 24 है। सामान्यतः ये समितियां 2 प्रकार की होती हैं। एक तो स्थायी समितियां होती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं। दूसरी होती हैं एडहॉक समितियां, यानी कि तदर्थ समितियां या अस्थायी समितियां। तो जो स्थायी समितियां होती हैं, प्रतिवर्ष या समय समय पर इनका निर्वाचन होता है। साधारणतः 1 वर्ष में होता है। कार्य इनका प्राय निरंतर चलता रहता है। इसमें कुल मिला के 45 स्थायी समितियां हैं, 24 लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त समितियां हैं अथवा विभागीय समितियां अथवा मंत्रिलीय समितियां हैं, और 21 एक सदनीय समितियां हैं। इसमें से 9 राज्यसभा की हैं और 12 लोकसभा की हैं। और जो लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त समितियां हैं, उसमें से 16 लोकसभा सचिवालय द्वारा संचालित होती हैं और 8 राज्यसभा सचिवालय द्वारा संचालित होती हैं। जो एडहॉक समितियां होती हैं, ये विशेष विधेयकों या विशिष्ट विषयों पर आवश्यकता अनुसार इनकी नियुक्ति होती है। प्रतिवेदन सौंपने के पश्चात स्वतः समाप्त हो जाती हैं। 2 प्रकार की होती हैं, एक जांच समिति होती है, एक प्रवर समिति सेलेक्ट कमेटी होती है। जांच समिति समय समय पर प्रमुख मुद्दों और घोटालों की जांच हेतु इसका गठन किया जाता है। जो सेलेक्ट कमेटी है, किसी विधेयक पर विचार विमर्श करके अपनी सिफारिशें देने हेतु इसका निर्माण किया जाता है। इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है 30 होती है। इसमें एक नोट है कि संयुक्त प्रवर समिति के 45 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से आते हैं। तो अब है संसद की वित्तीय समितियां। तो पहली है पब्लिक अकाउंट कमेटी, और पब्लिक अकाउंट कमेटी ये सबसे पुरानी समिति है। एस्टीमेट कमेटी ये सबसे बड़ी समिति है और ये स्थायी समितियां होती है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग यानी लोक उपक्रम समिति, इसे पीयूसी कहा जाता है, ये प्रकार से महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है पीएसी, इसकी जो स्थापना है 1921 में की गई थी, और इसका जो प्रावधान था 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्स्फोर्ड सुधारों के बाद इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। जबकि एस्टीमेट कमेटी, इसकी स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, ये वर्ष 1964 में प्रथम बार इसका गठन किया गया। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर के प्रयासों से इसका गठन किया गया। नोट क्या है कि वर्ष 1963 में लंका सुंदरम निर्दलीय सदस्य की मांग पर कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश के बाद इसका गठन किया गया। कार्यकाल तीनों का एक साल ही होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 साल ही होता है। सदस्य संख्या, तो जो पीएसी होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो लोकसभा में से प्रारंभ में 15 सदस्य रहते थे। राज्यसभा में भी लिए गए 10 मई 1954 से 7 सदस्य होते हैं, है ना। तो प्रारंभ में बेसिकली 15 सदस्य होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में 7 सदस्य होते हैं। और जो एक प्रकार से एस्टीमेट कमेटी है, उसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है, और ये केवल लोकसभा से ही आते हैं। एस्टीमेट जो कमेटी होती है, इसमें जो सदस्य आते हैं केवल और केवल लोकसभा से आते हैं। उनका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। जबकि जो पब्लिक पीओसी है ना, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, इसमें वर्ष 1974 से टोटल 22 सदस्य हैं। तो इसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। फिर जो पीएसी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, और इसमें 15 कहाँ से आते हैं? लोकसभा से आते हैं, और 7 राज्यसभा से आते हैं। और इसमें सभी लोकसभा के ही रहते हैं जो एस्टीमेट कमेटी होती है। और जो पब्लिक अंडरटेकिंग वाली समिति होती है, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। तो ये याद रखिएगा कि एस्टीमेट कमेटी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है यानी पीएसी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसमें भी 22 सदस्य होते हैं, और इसमें आंकड़ा कितना रहता है? 15 + 7। और जो पब्लिक अंडरटेकिंग वाली समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति है, उसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 + 7। 15 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। जबकि जो एस्टीमेट कमेटी होती है, उसमें 30 सदस्य होते हैं, और वो सभी लोकसभा से निर्वाचित होते हैं।
जो चयन की पद्धति होती है तो वही एकल संक्रमणी मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होती है तीनों की नियुक्ति। फिर इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा तीनों की नियुक्ति की जाती है। इनका कार्य क्या होता है? तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है इसका कार्य बहुत लक्ष्य होता है, इन द सेंस कि जो कार्य, जो निर्णय या जो खर्च संसद ने पिछले 1 वर्ष में किया है उसका ये एक प्रकार से लेखा जोखा तैयार करती है। और इसमें जो सीएजी होता है वो फ्रेंड एंड फिलोसफर की तरह कार्य करता है इस समिति का। जबकि जो एस्टिमेट कमेटी होती है इसका कार्य भविष्य लक्ष्य होता है, यानी भविष्य में जो खर्चे होने वाले हैं सरकार के उस पर नियंत्रण या एक प्रकार से उस पर नकेल कसने का काम करती है, उसे एस्टिमेट करने का काम करती है। लेकिन जो पब्लिक अंडरटेकिंग वाली समिति है इसका जो कार्य है, ये कार्य की प्रकृति है बहुत लक्ष्य भी है और भविष्य लक्ष्य भी है। फिर कार्य क्या है? तो पीएसी का कार्य क्या है? सीएजी की रिपोर्ट पर कार्य करना। सीएजी मित्र व मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है। तो सीएजी ने कौन कौन से जो या एक प्रकार से पीएसी ने कौन कौन से घोटालों को उजागर किया है? तो पहला है जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, कोयला घोटाला इत्यादि। अनुमान समिति की जुड़वा बहन, दोनों एक दूसरे की पूरक है, यानी जो एस्टिमेट कमेटी है इसे इसके जुड़वा बहन कहा जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी को। अब एस्टिमेट कमेटी का जो कार्य होता है ये खर्च के आकलन को नियंत्रित करना, खर्च में मितव्ययिता के उपाय सुझाना, अतिरिक्त अनुदान एडिशनल ग्रांट्स व अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा करना। फिर जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है या पब्लिक अंडरटेकिंग जो कमेटी होती है वो ऐसे लोक उपक्रमों के खातों और प्रतिवेदनों की जांच करना जिन्हें इस उद्देश्य के लिए समिति को आवंटित किया गया है। सीएजी ने लोक उपक्रमों पर यदि कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तो उसकी जांच करना। नोट, तो पीएससी के बारे में याद कर लीजिएगा, यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का सदस्य होता है तो वह बट ऑब्वियस है कि उसका अध्यक्ष बन जाएगा। वर्ष 1947 से समांतर विपक्षी दलों को अध्यक्ष पद दिया जाता है, कोई मंत्री समिति का अध्यक्ष नहीं हो सकता है। और जो एस्टिमेट कमेटी होती है इसका अध्यक्ष बेसिकली सत्तारूढ़ पार्टी का ही सदस्य हुआ करता है। उपरोक्त तीनों लोकसभा की समितियां हैं, तो ये तीनों लोकसभा की समितियां हैं क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष इनके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। ये तीनों समितियां वित्तीय नियंत्रण या प्रशासनिक कार्यकुशलता से संबंधित सुझाव प्रस्तुत करती हैं, इन्हीं के कारण लोक प्रशासन उत्तरदायी बना रहता है। अब विशेषाधिकार समिति, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस, उसका गठन समय समय पर लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष सभापति द्वारा अलग अलग प्रत्येक वर्ष का गठन किया जाता है। इसमें सदस्य संख्या तो लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 होते हैं। कार्य क्या है? संसद सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार व उन्मुक्तियों के हनन के मामले की जांच करना। अच्छा, समितियों की जो आवश्यकता क्या है, नीड्स क्या है समितियों की? पहला है प्रशासन की जटिलता व बढ़ते कार्य। दूसरा है सभी दलों को प्रतिनिधित्व देना। सदनों के स्थायित्व के लिए भी जरूरी है ये। कार्यपालिका पर नियंत्रण के लिए भी जरूरी है और दोनों सदनों का समान महत्व निर्धारित करने के लिए भी ये जरूरी। तो नेक्स्ट है विधायिका और कार्यपालिका पर न्यायिक नियंत्रण, जुडिशियल कंट्रोल ओवर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो प्रशासनिक कार्यों को कानून की सीमाओं में रखने का अधिकार न्यायालय को है। शासकों के गलत कार्यों को कोई भी पीड़ित नागरिक न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार रखता है। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों की वैधानिकता को सुनिश्चित करके नागरिकों के अधिकारों एवं उनके स्वतंत्रताओं की रक्षा करना है। एल.डी. व्हाइट के शब्दों में विधायी देखरेख का उद्देश्य सिद्धांत, कार्यकारी शाखा की नीति और खर्च को नियंत्रित करना है। प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण इन कार्यों की वैधानिकता को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है और इस प्रकार नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के गैर कानूनी अतिक्रमण के विरुद्ध उनकी रक्षा करता है। एम.पी. शर्मा भारत में लोक प्रशासन के प्रथम अध्यापक ने सही कहा था, न्यायालयों का काम नागरिकों की स्वतंत्रताओं और उनके अधिकारों की रक्षा करना है, अतः उनके दृष्टिकोण से न्यायालयों द्वारा लागू नियंत्रण न्यायिक उपचार कहलाते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि न्यायालयों के समक्ष सरकारी जवाबदेही और सरकारी जातियों या सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध नागरिकों के लिए न्यायिक उपचार ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। न्यायालय किसी कानून के बारे में यह निर्णय देता है कि उसे बनाने वाली संस्था ऐसा कानून बनाने में समर्थ नहीं थी या कानून संविधान का उल्लंघन करती है। न्यायालय का यह निर्णय आने पर ऐसे कानून को निरस्त माना जाता है। इसे अल्ट्रा वायरस अधिकार कहा जाता है। स्कोप ऑफ जुडिशियल कंट्रोल, न्यायिक नियंत्रण का क्षेत्र। तो
अधिकार क्षेत्र का अभाव अथवा प्राधिकार की अति ओवर फियांस, फिर तथ्यों का पता लगने में गलती, कानूनी त्रुटि अथवा वैज्ञानिक त्रुटि, फिर अधिकारी द्वारा स्वाविवेकी शक्तियों का दुरुपयोग अथवा प्राधिकार का दुरुपयोग, प्रक्रिया संबंधी त्रुटि। ये सब जुडिशियल कंट्रोल के स्कोप है। न्यायिक नियंत्रण के साधन, तो सामान्य साधन कौन कौन से हैं? प्रशासनिक कार्यों, निर्णयों, न्यायिक समीक्षा अथवा न्यायिक पुनरावलोकन, सरकार के विरुद्ध अभियोग, प्रत्यायोजित विधान की मीमांसा, कार्यपालिका के कानूनों नियमों को अवैध घोषित करना। विशेष संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32 व अनुच्छेद 226 परमाधिकार साधारण उपचार के रूप में 5 प्रकार की रिट की बात करता है। हैबियस कॉर्पस, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, परमादेश जो मैंडेमस कहलाता है, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी यानी उत्प्रेषण, और अधिकार परीक्षा quo warranto। अन्य प्रकार की रिट तो निषेधाज्ञा है यानी इंजंक्शन है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 30 तो वो किसने कहा है? बाबा साहब अंबेडकर ने। सामान्य साधन क्या है? तो पहला है प्रशासनिक कार्यों, निर्णयों की न्यायिक समीक्षा अथवा न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायालय प्रशासनिक कार्यों की संवैधानिकता तथा वैधानिकता पर पुनर्विचार कर सकता है। यदि जांच के बाद कार्य कानून में संविधान की उल्लंघनता पाई जाती है यानी वायबिलिटी पाई जाती है या वायलेशन पाया जाता है, तो न्यायालयों द्वारा उनको गैर कानूनी, असंवैधानिक और असामान्य घोषित किया जा सकता है। न्यायिक पुनर्विचार का क्षेत्र ब्रिटेन की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं अधिक व्यापक है। भारत की स्थिति इन दोनों देशों के बीच में। सरकार के विरुद्ध अभियोग, पद पर रहते हुए अपेक्षित दायित्वों की पूर्ति तथा शक्तियों के उपयोग के क्रम में राष्ट्रपति और राज्यपाल के अतिरिक्त अन्य सभी मंत्रियों एवं अधिकारी कानून के प्रति उत्तरदायी हैं। संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार भारत संघ तथा राज्य अपने नाम से किसी पर वाद केस ला सकते हैं और इसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति वाद या मुकदमा कर सकता है तथा सरकार के विरुद्ध मुकदमा किया जा सकता है। प्रत्यायोजित विधान की मीमांसा, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होते हैं उनको किस प्रकार से डील किया जाता है? तो किसी उच्च सत्ता द्वारा निम्न अथॉरिटी को विधान या नियम निर्माण इत्यादि की प्रत्यायोजित शक्तियों के क्रम में न्यायालयों को यह शक्ति है कि वो डेलीगेटेड जो लेजिस्लेशन है कि वैधानिकता को उचित करार दें अथवा नहीं। तो क्या होता है कि कभी कभी पार्लियामेंट क्या करती है कि किसी एक कानून का ढांचा क्रिएट कर देती है और उस पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो डेलीगेट कर देती है, वो प्रत्यायोजित कर देती है कि जो नीचे की अथॉरिटीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर कलेक्टर को उस कानून को इम्प्लीमेंट करना है तो वो अपने हिसाब से नियमों में थोड़ा बहुत हेर फेर कर सकते हैं या नियम बना सकते हैं। लेकिन जो नियम बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं संविधान के दायरे में रह के बनाए जाएं, पहली चीज। तो न्यायालय के पास ये रहता है कि वो वैधानिकता की जांच कर सकती है, उन मापदंडों, उन रूल्सों की वैधानिकता की जांच की जा सकती है। उचित मापदंडों पर खरे न उतरने वाले प्रत्यायोजित विधानों का न्यायालय द्वारा परीक्षण हो सकता है। कुल मिला के जुडिशियल रिव्यू हो सकता है किसी रूल्स और रेगुलेशन का, चाहे वो लेजिस्लेचर के हों, चाहे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के हों, किसी भी के हों। फिर है कार्यपालिका के कानूनों या नियमों को अवैध घोषित करना। कार्यपालिका द्वारा निर्मित कानूनों या आदेशों को भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों पर न्यायपालिका विचार कर सकती है। विशेष या संवैधानिक उपचार, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर्टिकल 32 के तहत इसका उपयोग किया जाता है और अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि ये जो रिट्स हैं इनको हम लोगों ने पॉलिटी के लेक्चर में पढ़ लिया है, लेकिन एक बार फिर से पढ़ने में कोई हानि नहीं है, तो चलिए एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, तो लैटिन शब्द हैबियस कॉर्पस, इसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर हाजिर हो, तो प्रेजेंट द बॉडी, प्रेजेंट द बॉडी। जब किसी नागरिक को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो उसे यह अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले। सर्वोच्च न्यायालय उस बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करे। फिर नेक्स्ट है परमादेश, तो लैटिन शब्द मैंडेमस का शाब्दिक अर्थ क्या है? समादेश। यह रिट प्रशासनिक अधिकारियों या न्यायालयों दोनों के विरुद्ध प्राप्त की जा सकती है। यह आदेश सरकार या उसके अधिकारियों को अपना कर्तव्य निभाने की ओर बाध्य करता है। यह आदेश राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्राइवेट निकायों के विरुद्ध नहीं दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होते हैं, ये क्या करते हैं कि आदेश जारी करते हैं कि जो कोई अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल चाहे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हों जो जिला सत्र न्यायालय होते हैं वगैरह, या कोई अथॉरिटी होती है फॉर एग्जांपल कलेक्टर, कमिश्नर, तो उनको अपने कर्तव्य को निभाने के लिए यहाँ से आदेश जारी किया जाता है। और इसके लिए किस रिट का उपयोग किया जाता है? मैंडमस। फिर प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, तो यह इस रिट के उच्च श्रेणी के न्यायालय द्वारा निम्न श्रेणी के या उच्च श्रेणी के न्यायालय द्वारा निम्न श्रेणी के न्यायालय को उस कार्य को करने से रोका जाता है जो निम्न श्रेणी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होता है। तो फॉर एग्जांपल कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट संविधान का इंटरप्रिटेशन कर रही है, तो हाई कोर्ट उसको रोक सकती है कि भाई रुको, हम बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, तुम बहुत ज्यादा होशियार मत बनो। यह रिट किसी प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट को ही रोका जाता है किसी ऐसे मामले को सुनने से जो कि उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है, जो न्यायिक कार्य नहीं करता है। यह रिट कार्यवाही लंबित रहने या आदेश निकासी से पूर्व जारी हो सकती है। फिर उत्प्रेषण यानी सर्टोररी, तो इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना। यह रिट प्रतिषेध की भांति केवल उच्च श्रेणी के न्यायालय द्वारा निम्न श्रेणी के न्यायालय को जारी की जाती है। यह रिट निम्न श्रेणी के न्यायालय द्वारा आदेश दे चुके के बाद जारी की जाती है। इसके अंतर्गत सभी फाइल रिकॉर्ड उच्च श्रेणी के न्यायालय में मंगवा लिए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब इतने सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं भारत में और डिजिटलाइजेशन भी इतना ज़्यादा है नहीं, तो मान लो अभी तो चलो ठीक है हो भी गया है, पहले तो था नहीं इतना ज़्यादा, तो हो सकता है कि कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट ने संविधान का इंटरप्रिटेशन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को बाद में पता चला, तो फिर उसमें जो एक प्रकार से जो रिट लगती है वो उत्प्रेषण या सर्टोररी की लगती है। इसमें एक प्रकार से जो आदेश दे चुका है कोई भी न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसके बाद ये रिट का काम आता है, जहां से जो सारे दस्तावेज हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट से हायर कोर्ट में मंगा लिए जाते हैं। अधिकार परीक्षा को वारंटो, तो इसका को वारंटो जो लैटिन शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी अधिपत्र या प्राधिकारी द्वारा। व्हाट इज योर अथॉरिटी, तो इसमें जैसे मान लो आप किसी भी पद पर जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, ठीक है ना, तो बाकायदा आपकी एक लीगैलिटी होगी, आपकी एक अथॉरिटी होगी, इन द सेंस कि आप किस हैसियत से वहां पर बैठे हैं। तो आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास नेट नहीं है, आपके पास पीएचडी नहीं है, आपके पास एमए की डिग्री नहीं है, फिर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, तो कोर्ट आपको आदेश जारी करके पूछ सकती है कि भाई साहब किस अथॉरिटी से बैठे हो आप अपने पद पर। ये बात होती है इसमें। तो यह रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच की जाती है कि आप किस अथॉरिटी से उस पद पर बैठे हुए हैं, क्या आप जो एलिजिबिलिटी है उसको मीट कर रहे हैं या नहीं। फिर है निषेधाज्ञा यानी इंजंक्शन, तो यह न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति से कोई काम करने या किसी काम को करने से मना करने हेतु जारी की जाती है। यह दो प्रकार की होती है आदेश, यह दो प्रकार की होती है आदेशालन। तो पहला होता है इसमें परमादेश के समान प्रतीत होती है लेकिन भिन्न है। परमादेश और आदेशात्मक निषेधाज्ञा। परमादेश क्या है? गैर सरकारी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, ये सामान्य कानून का उपचार है। आदेशात्मक निषेधाज्ञा क्या है? मुख्यतः गैर सरकारी कानून की ही प्रक्रिया है। समानता की मजबूत भुजा इसे कहा जा सकता है। फिर प्रतिषेध के समान प्रतीत होती है लेकिन भिन्न है। प्रतिषेध क्या है? स्वयं न्यायालय के लिए होता है, न्यायालय के अधिकार पर प्रहार इसमें होता है। निवारण निषेधाज्ञा मुकदमे के पत्रों के लिए आदेश होती है और न्यायालय के क्षेत्राधिकार की इसमें पहचान की जाती है। लिमिटेशंस क्या है जुडिशरी की? तो न्यायपालिका को प्रशासनिक कार्यों में स्वयं हस्तक्षेप करने का सो मोटो अधिकार नहीं है, इन द सेंस कि जुडिशरी अपने आप से कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकती है। अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हुआ है और उसमें गलती हुई है तो जुडिशरी सो मोटो यानी अपने आप से उसका कॉग्निजेंस या उसको एक्शन नहीं ले सकती है। कहीं ना कहीं किसी पिटिशनर के थ्रू जब तक कोई व्यक्ति शिकायत नहीं करेगा तब तक जुडिशरी स्वयं से इंटरवीन नहीं कर सकती, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रशासन के सभी कार्य न्यायिक नियंत्रण के अधीन नहीं। प्रशासन के सभी कार्य न्यायिक नियंत्रण के अधीन नहीं है क्योंकि संसद कुछ मामलों को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर सकती। न्यायपालिका द्वारा किया गया नियंत्रण सब परीक्षण नियंत्रण होता है, इन द सेंस कि जैसे मान लो
लेजिस्लेचर या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने कोई डिसीजन ले ही लिया, समझ रहे हैं बात को, कोलैप्स या कि कोई घटना हो ही गई, उसके बाद जुडिशरी आएगी। तो एक प्रकार से आप पोस्टमार्टम कर रहे हैं, आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं कि वो जो घटना है उसको घटने से पहले रोक सके। ये बात अर्थात परीक्षण से पहले नागरिक को नुकसान हो चुका होता है। न्यायिक प्रक्रिया धीमी, बोझिल एवं महंगी होती है। स्वविवेक अध्यादेश अर्थात कुछ मामलों में न्यायालय अपनी ओर से हस्तक्षेप करने से इंकार कर सकती है। फिर न्यायाधीश विधि विशेषज्ञ होते हैं, प्रशासनिक विशेषज्ञ नहीं होते हैं, तो ये बात भी है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।